नमस्कार, जोहार नेसेसिटी न्यूज़ से मैं संगीता खुजूर आज मौजूद हूँ अपने वार्ड यात्रा के 9वें दिन में और आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 19 जहाँ पे रोशनी खालको जी हमारे साथ हैं। आइए उनके कार्यालय में समझते हैं कि उनकी क्या तैयारी है वार्ड की। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं नेक्सस 18 न्यूज़ और आज हमारा वार्ड यात्रा का नौवां दिन है। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 19 में रोशनी खालको दीदी के साथ। आइए जानते हैं क्या है उनकी ये निकाय चुनाव की तैयारी, आइए समझते हैं। दीदी जोहार। जोहार। दीदी कैसा लग रहा है इतना अंतराल के बाद अब जो ये निकाय चुनाव हो रहा है नगर निगम का, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आप इंतजार कीजिए, क्योंकि क्या है कि बार बार जनता ठगाई है ना। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर ये चुनाव कराने के लिए सरकार मानी है। तो देखने वाली बात है कि इस बार भी कहीं जनता को छल रही है या सचमुच चुनाव होगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि चुनाव हो रहा है। क्योंकि मैं आपको पुराना इतिहास बता दूं कि 2022 में भी चुनाव होने वाली थी, लेकिन नोटिफिकेशन होते होते रह गया और फिर चुनाव टल गई और 2 साल लगातार टलता रहा। तो इसीलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक कहा नहीं जा सकता कि चुनाव होगी कि नहीं। थोड़ा दीदी अपना परिचय दीजिए ना, ये वार्ड जो आपका 19 है वो उसका दायरा कितना बड़ा है? देखिए, वार्ड नंबर 19 हम लोग का परिसीमन शुरू होता है हरिओम टावर के बगल वाली गली से। अगर आप चलना शुरू कीजिएगा तो आपका सरहुल नगर होते हुए, धोबी घाट सरहुल नगर होते हुए डीआईजी ग्राउंड का जो हम लोगों का लेफ्ट वाला पार्ट है, मैदान वाला पार्ट नहीं, मैदान के अपोजिट साइड वाला पार्ट होते हुए हम लोग पल्स हॉस्पिटल निकल जाएंगे। और पल्स हॉस्पिटल की तरफ से हरिहर सिंह रोड हम लोग कवर करते हुए हम लोग हनुमान मंदिर निकल जाएंगे और फिर हनुमान मंदिर से फिर करमटोली चौक आते हैं और करमटोली चौक से फिर हम लोग एसएसपी आवास रेडियम रोड में और फिर रेडियम रोड को पकड़ते हुए हम लोग कचेरी चौक आ जाते हैं। फिर कचेरी चौक से डिप्टी पाड़ा वाला पार्ट, इस साइड वाली पार्ट आती है और सर्किट हाउस होते हुए आप सीधे फिर हरिओम टावर के पास आ जाइए। इतना बड़ा दायरा वार्ड नंबर 19 का है। कितनी आबादी है दीदी आपके वार्ड में? देखिए, अगर वोटर के हिसाब से देखें तो अगर वोटर लिस्ट के हिसाब से बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग वोटर कार्ड बनाते नहीं है या किसी कारण से जुड़ा नहीं है या कुछ लोग रह रहे हैं लेकिन कहीं और है। तो हम लोग लड़ते तो ऐसे हैं 25 से 30 हजार की जनसंख्या पे ही चुनाव लड़ते हैं हम लोग। लेकिन अगर सचमुच अगर यहाँ का जनगणना करा लिया जाए तो 2-2.5 लाख से हम लोग ऊपर की यहाँ आबादी है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अपार्टमेंट्स है और एक एक अपार्टमेंट में हम सही मान करके चले तो लगभग 200-300 परिवार रहते हैं। और एक एक परिवार में अगर 5 का भी रेशियो आप रखते हैं या 4 का भी रेशियो रखते हैं तो हम लोग मान के चलते हैं कि इतनी आबादी है यहाँ। दीदी एसआईआर को लेके आप क्या कहती हैं? देखिए, एसआईआर बहुत अच्छी चीज है, होनी ही चाहिए। जो यहाँ के सारे लोग हैं तो उन लोगों को इस पे नाम जुड़ना चाहिए। जो भी बाहर के हैं उन लोगों का नाम फिर जहाँ है वो लोग एक जगह सीमित हो जाएगा। तो चूंकि अब देखिए, जब चुनाव होता है तब समझ में आता है कि बहुत सारे लोग मृत हो गए हैं लेकिन उनका वोटर लिस्ट में है, नाम है। बहुत सारे लोगों का डबलिंग है। मैं आपको बता दूं कि मेरी जानकारी में तो ऐसे लोग भी जो एक ही बूथ पे 4-4 लोग हैं, मतलब एक ही व्यक्ति है लेकिन उनका नाम 4 जगह है। तो बहुत ऐसी गलतियां हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। देखिए, किसी भी बूथ में आप जाइएगा तो वोटिंग परसेंटेज तभी गड़बड़ाता है जब इस तरह की गड़बड़ियां ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि हम लोग इस हिसाब से देखते हैं कि लोग आए नहीं। लेकिन आप ये भी देखिए कि उस वोटर लिस्ट में कितने लोगों का डबलिंग हुआ है या कितने लोग मृत हो गए हैं जिनको आज तक सूची से हटाया नहीं गया है। इसलिए एसआईआर होना चाहिए, निश्चित ही ये अच्छी चीजें हैं और वक्त रहते अगर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ोतरी होगी और दिखेगा ये सारी चीजें। पारदर्शिता बढ़ जाएगी। बिल्कुल पारदर्शिता बढ़ जाएगी इस पर। दीदी आपके कार्यकाल में क्या परिवर्तन आपने किया है जो आपसे पहले नहीं था? नहीं, हमसे पहले की बातें इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ कि लगातार 3 बार से हूँ। अच्छा। जी, पहली बार 2008 में चुनाव हुआ था। उससे पहले चुनाव होता नहीं था, 20 साल ऐसे ही चला नगर निगम। लेकिन जब चुनाव यहाँ राजधानी में शुरू हुई, इनफैक्ट झारखंड में ही जब शुरू हुई 2008 में, तब मेरे हस्बैंड श्री सुजीत उरांव यहाँ से पार्षद हुए और हम लोगों ने उस समय से जो अपना दायरा बढ़ाया, उसके बाद फिर लगातार में 2013 में मैं पार्षद बनी। उसके बाद 2018 में लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट मिला कि मैं निर्विरोध ही पार्षद बनी। तो लोगों का प्यार है, बहुत सपोर्ट है और हम इस तरह से देखते हैं कि आज अपना वार्ड हमारा एक परिवार हो गया है। जिस परिवार ने मुझे बेटी की तरह स्वीकारा है, मैं इस गाँव के लिए या इस वार्ड के लिए बहू हूँ, लेकिन उन्होंने एक बेटी बहन के रूप में मुझे स्वीकारा है।
तो जाहिर सी बात है, जब एक बहू उतरती है या एक बेटी उतरती है अपने घर के लिए ना, तो उसकी छोटी या बड़ी सारी जरूरतों का ख्याल उसी को रखना पड़ता है। और मैं अपने घर की तरह अपने वार्ड को सजा रही हूँ। आप अगर मेरे मोहल्ले में कहीं भी घूम जाइए तो आपको स्वतः ही दिख जाएगा कि क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या नहीं हुआ। वो कहने की बातें नहीं होती हैं कि मेरी क्या उपलब्धि है और क्या नहीं। किसी भी घर का रंग रूप और उसका सज सजावट देख करके ही समझ जाना चाहिए कि उसकी उपलब्धि क्या है। दीदी आपका बात सुन के इतना अच्छा लग रहा है। दीदी आप किसी पार्टी को सपोर्ट करती हैं? पार्टी को सपोर्ट करने की बातें नहीं है, मेरी विचारधारा है। और हम खुद भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, हम उसके एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और निश्चित ही इस पार्टी ने मुझे बहुत सिखलाया है, बहुत समझाया है। और इनका सपोर्ट रहता है कि समय-समय पे अपने वार्ड क्षेत्र के लिए मुझे वहाँ से बहुत सारी योजनाएँ आती हैं जो मैं अपनी जनता को दे पाती हूँ, चूँकि यहाँ से हमारे माननीय विधायक जो आपके भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है श्री सीपी सिंह जी, उनका सहयोग हमेशा रहता है। माननीय सांसद जी हैं यहीं के संजय सेठ जी, और राज्य रक्षा मंत्री भी है, जिनके सहयोग से बीच-बीच में हम लोगों को सहयोग के रूप में कभी कंबल मिल जाता है, कभी मिनी एचवाईडीटी मिल जाता है, कभी रोड नालियाँ हो जाती है। तो निश्चित ही वार्ड का डेवलपमेंट इससे रुका नहीं। नहीं तो मैं बता दूँ कि 2 साल का जो कार्यकाल हम लोग का जो गैपिंग हुआ, जिसमें चुनाव नहीं हो पाए थे, उसमें बाकी वार्डों में आप देखिएगा बहुत गंभीर और बहुत कठिन स्थिति बन गई है। बहुत जर्जर स्थिति है, कहीं रोड की, कहीं पर फंड के अभाव में बहुत सारे कार्य रुक जा रहे हैं। लेकिन मैं इसमें खुशनसीब अपने आप को मानती हूँ कि सांसद विधायक जी का सपोर्ट हमेशा रहा है, जिसकी वजह से हमारे वार्ड में आज भी, अभी मैं समाज कल्याण से तुरंत अभी हम लोग आ ही रहे हैं, वहाँ पर अभी नाली का हम लोग निर्माण करा रहे हैं। तो हम लोग के नहीं रहते भी हमारे वार्ड में कार्य हो रहे हैं। इस बात के लिए हम अपने आप भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे स्थानीय विधायक और सांसद दोनों को मैं धन्यवाद करती हूँ। नहीं तो बाकी वार्डों में आप जा करके देखिए, आपको दिख जाएँगे। देखिए, कुछ कमियाँ तो रही ही जाती है। इसलिए क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने रोड हम लोगों ने बनाया, उसका कालीकरण किया, लेकिन उसके बाद कभी गैस पाइप के नाम पे खोद दिया जा रहा है, कभी पानी के नाम पे खोद दिया जा रहा है। तो गड्ढे हैं और सड़कें कहीं-कहीं जर्जर है, कहीं पर विवादित होने के कारण सड़कें नहीं बन पाई है, ऐसा भी क्षेत्र रहता छूट जाता है। और जहाँ तक बात रहा साफ-सफाई का, तो वो रेगुलर वाली चीज़ें हैं। आप आज उठाइए, कल फिर वहाँ उस तरह का डंप हो जाएगा। तो वो रेगुलर चलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक और सांसद होने की वजह आज कम से कम सिर्फ़ अपने वार्ड की बातें नहीं कर रही हूँ मैं राष्ट्रीय राजधानी की बातें कर रही हूँ कि उनकी वजह से थोड़ी राजधानी वासियों को संतुष्टि है कि काम हो रहे हैं। नहीं तो अगर बाकी नगर निकायों में आप जा कर के देखिए, जहाँ पर नहीं है बीजेपी के सांसद विधायक और वहाँ पार्षदों को शून्य कर दिया गया है, उनका पावर स्थिर कर दिया गया है, वहाँ जनता आज भी त्राहिमाम कर रही है। देखिए, सरकार चाह जाती तो बैलेट पेपर से कराने की आवश्यकता नहीं है। फंड के अभाव में या फंड का बहाना बनाना ये सरकार बंद कर दे। अपना जब चुनाव होता है, अपना अपने जो आते हैं तब तो ईवीएम से चुनाव कराते हैं। सांसदों का भी चुनाव हुआ, उनके कई सांसद चुन के आए, तो वो भी ईवीएम से ही होता है। लेकिन जब स्थानीय निकाय की बातें होती हैं, तब ये लोग ईवीएम को छोड़ करके बैलेट पेपर को धर रहे हैं। ये कहीं न कहीं जनता को छलने या फिर उनके गलत मानसिकता को दर्शा रहा है। आप देखिए, समय इनके पास बहुत था। 2 साल भैया 2 साल से आपने रांची नगर निगम का चुनाव रोक करके रखा है और धनबाद और देवघर जैसे नगर निकाय में तो 5 साल हो गया। आपकी तैयारी अधूरी क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है कि चुनाव तो आज ना कर कराना है। दिमाग में बैठा के तो रखना ही चाहिए कि हाँ, हमको चुनाव कराना है। तो जब अगर मान लीजिए मुझे एग्ज़ाम देना है, मुझे परीक्षा देनी है, तो मैं उसकी तैयारी एग्ज़ाम जब आएगा तब करूँगी या पहले से करके रखूँगी? तो सरकार को उसकी तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए थी। आज जब मान लीजिए माननीय उच्च न्यायालय तो एक दिन से नहीं कह रहा कि चुनाव कराइए। उन्होंने तो 2024 में ही जनवरी महीने में ही कह दिया था कि आप चुनाव कराइए। तो तब से इनकी तैयारी क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों ये हमेशा फटकार का इंतजार करते हैं? तो देखिए, जनता को ठगना बंद करें ये लोग। ईवीएम से ये लोग क्यों नहीं कराना चाहते हैं? ये जग जाहिर है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका जो ताकत है वो निकाय क्षेत्र में नहीं के बराबर है, या फिर मैं ये यूं कहूं कि इन्हें अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं है।
इनके अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं है, शायद इसलिए वो ईवीएम पे नहीं कराना चाहते, बैलेट पे कराना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पता नहीं हमारे कार्यकर्ता लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। शायद हो सकता है कि हमें कुछ दूसरा हथकंडा अपनाना पड़े, इसके लिए वो कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब 2008 का चुनाव अगर आप देखिएगा तो 3-3 दिन वो जो बैलेट पेपर पर चुनाव हुआ था उसको गिनती में लगा था। आज भी ये परेशानी होने वाली है। आप इतने बड़े नगर निकाय या पूरे झारखंड में ही बैलेट पेपर पे चुनाव करा रहे हैं, गिनती में 5-5 दिन रहना पड़ेगा, 8-8 दिन रहना पड़ेगा। क्या स्थिति रहेगी जो वहां पर रहेंगे उन लोगों की, और उससे भी ज्यादा जो गिन रहे हैं पदाधिकारी जो उसके लिए डिप्यूट रहेंगे, उनकी क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। तो माननीय सरकार को समझना चाहिए इस चीज को कि ईवीएम से कम ये है कि आप 3 घंटा 4 घंटा के अंदर रिजल्ट आ जाता है, तो उससे संसाधन की भी बचत होती है और हरासमेंट भी नहीं होता है। उसके उनके भी जो सिस्टम है, जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं, उनको भी बहुत सहूलियत होगी। लेकिन चूंकि मानसिकता सही होनी चाहिए और पारदर्शिता लाने वाली मानसिकता होनी चाहिए। दीदी, जो यहाँ पर स्मार्ट सिटी का बोर्ड जो हम देख रहे हैं, उसका क्या आपके नजर में है धरना कि स्मार्ट सिटी मतलब क्या होता है? नहीं समझ पा रही। देखिए, स्मार्ट सिटी कहने के लिए डाला हुआ है। मैं एक बात बताती हूँ आपको, कोई भी डेवलपमेंट आप अगर नया चीज बसा कर करते हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता है। अगर डेवलपमेंट करना है तो इसी पुरानी रांची में ही जो जो राजधानी है, इसमें आप कितना बेहतर कर सकते हैं, ये डेवलपमेंट का मापदंड होना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर अपना घर बना लिया है, क्या वो अपना घर छोड़ करके स्मार्ट सिटी में जाएंगे क्या? स्मार्ट सिटी एक क्षेत्र को एचएससी क्षेत्र में बना दिया गया, आज भी वो खाली पड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए कि कितने लोग यहाँ से उठ करके वहां जाएंगे? तो आप इस तरह से प्लानिंग, अगर आप सिटी को सिर्फ आप बसाने को बसा दिए, लेकिन जब तक आप रांची राजधानी है या फिर किसी भी सिटी को अगर स्मार्ट बनाना है, तो आप उसके लिए बेहद प्लानिंग कीजिए ना कि अंडरग्राउंड हमको वायरिंग ले जाना है या फिर हमको सीवरेज बनाना है ना? और नक्शा में आप थोड़ा सा ये सरलीकरण लाइए ताकि भवन की इस तरह से पास हुए कि रोड नालियों का पानी आराम से नाली में चला जाए, किसी के खेत में ना जाए। इन सारी चीजों की प्लानिंग करना बहुत जरूरी है और निश्चित ही इन सारी चीजों के लिए प्लानिंग हम लोगों ने पहले से खाका तैयार करके रखा है कि किस तरह से आगे चल करके हम लोग ये सारी चीजें करनी है। आने वाले दिनों में ये सारी चीजें दिखेंगी आपको, क्योंकि हम लोग के पास अभी जैसे चुनाव अभी होगा, उसके बाद काफी समय रहेगा, तब हम लोग बहुत सारी चीज प्लानिंग करेंगे। लेकिन सरकार को भी इस पर पहल करते हुए एक साथ कोई भी चीजों की प्लानिंग करनी चाहिए कि हम रोड जब बनाते हैं तो रोड बनाने से पहले ही कैसे नालियां हम ठीक कर लें, कैसे हम अंडरग्राउंड पाइप डाल दें, सीवरेज कैसे हम अंडरग्राउंड कर दें। आपको आज देखिए बड़े बड़े पोल लग जाते हैं और ऊपर से तार जाती है, नहीं उसको अंडरग्राउंड कीजिए आप। तो वो प्लानिंग एक साथ कीजिए, गैस पाइप डालना है एक साथ कीजिए। आप एक बार किए, फिर आपने खोद दिया, फिर आपने गैस पाइप डाला, फिर खोद दिया, फिर पाइपलाइन डाला, फिर खोद दिया, तो इससे देखिए संसाधन की भी बर्बादी होती है। और क्या है कि जनता का जो टैक्स वाला पैसा से ये सारे काम हो रहे हैं, तो जनता का पैसा भी अनावश्यक बर्बाद हो रहा है। तो एक प्लानिंग की आवश्यकता है, किसी भी शहर को डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता होती है, तो वो करने वाली चीजें हैं। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो देखने वाली बातें हैं, लेकिन निश्चित ही किसी भी शहर का डेवलपमेंट अगर हम लोग मापदंड के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर हम समझे, तो हम तो यही कहेंगे कि कोई भी पुरानी चीजों को सुधारना ही डेवलपमेंट कहलाएगा। आप अगर इसको उठा करके कहीं और ले जाते हैं तो उसको शिफ्टिंग कह सकते हैं, डेवलपमेंट नहीं कह सकते। यदि आपने विकास की बात करी, 3 बार की आप पार्षद रही हैं, मतलब 15 साल का कार्यकाल आप इसमें बने हुए हैं। आपने इसका रोड मैप या इसका जो भी जितनी भी जानकारी आपने दी, उसको कुछ लिखित दस्तावेज में कभी उन्होंने सबमिट किया? इस तरह से अगर ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जाए तो थोड़ा सा सुचारू देखिए लगातार मैं बता दूं कि हम लोग बोर्ड में इस चीज का हम लोग प्रस्ताव रखते रहे हैं कि अंडरग्राउंड वायरिंग होना ही चाहिए। मैं बता दूं बिजली विभाग में इसकी प्रोसेस भी शुरू हो गई है, लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज की प्लानिंग एक साथ कीजिए, सारे विभाग को एक साथ बैठा के समन्वय बैठा करके। ये आज की बातें नहीं है, मैं 10 साल से हम लोग हल्ला करते करते थक गए, लेकिन क्या है ना, जब तक जब नगर निगम स्वयं
अकेले नहीं कर सकता है, इसमें सरकार की भागीदारी बहुत मस्ट है। और जब तक दोनों का समन्वय नहीं बैठेगा तब तक कोई भी एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग अपने वार्ड क्षेत्र के जो अंदर के रोड है, अंदर की जो जगह है, सिर्फ उसे उसका ही विकास कर सकते हैं। जो बाहर के रोड है, जो पीडब्ल्यूडी के अंदर अंतर्गत आता है, ठीक है, वैसे रोडों को हम लोग नहीं छू पाते हैं, वैसे हम लोगों को उसको छूने का परमिशन भी नहीं होता है, उसमें हम लोग वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को था कि हमेशा नगर निगम के साथ समन्वय बैठा करके कैसे काम करें। हालांकि मैं बता दूं, इससे पहले जब पूर्व की सरकार थी रघुवर दास जी, वो नगर निगम एक बार आए भी थे और उन्होंने इसकी पहल भी शुरू कर दी थी कि बहुत सारी चीजों को नगर निगम के साथ जोड़ने का उनका कार्य चालू भी हो गया था। लेकिन चूंकि सरकार हट गई, उसके बाद फिर नई सरकार आने के बाद वो अपने हिसाब से सारी चीजें फिर बदल के रह गई। और आज डेवलपमेंट के नाम पे मैं कहूँ तो मैया सम्मान योजना के अलावा मुझे डेवलपमेंट में और कुछ नहीं नजर नहीं आता है। उसके भी अलावा वो भी पूरी तरह से साकार हो रहा है ऐसा नजर नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि महिलाओं का सम्मान मैं सारे लोगों को दूंगा, लेकिन आज भी महिलाओं को अधूरी ही लोगों को इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन सरकार से आग्रह है कि अपना दिल बड़ा करे और सारी महिलाओं को सम्मान दे, सारे लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ लेने का अधिकार है। क्योंकि जो पैसे वो दे रहे हैं वो सरकार की नहीं है, वो जनता के हित की पैसे है, जनता की कमाई के पैसे है, तो सारे लोगों को मिलना चाहिए। दीदी, क्या कार्य रह गया है जो लगता है कि इस बार अगर आप फिर से अगर आपको जनता मौका देती है तो वो आप करके दिखाएंगे? देखिए, कार्य जो एक पार्षद का होता है, तो मैं पार्षद के हिसाब से नहीं सोचती हूँ। मैं एक बहू के हिसाब से सोचती हूँ, क्योंकि ये मेरा घर है। और कहते हैं कि एक बहू जब घर में आती है तो अपने घर को संवारती है। तो इस घर को जो कहीं रिपेयरिंग की आवश्यकता है, कहीं पर कुछ समस्या रह गई है, उन सारी समस्याओं को खत्म करना है। मूलतः हम अपने वार्ड को पहले भी डिजिटल की ओर लेके जा रहे थे और निश्चित ही हम लोगों ने एक ऐप बनाया है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने वार्ड को डिजिटाइज कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा उसका काम कि किस तरह से हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसमें हर गली के कम से कम 10 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे पोर्टल में है। और एक कंप्लेन करने पे वो सारी चीजें खत्म होती हैं, उनका कार्य हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, जिसके माध्यम से वो लोग हम लोगों को कंप्लेन डालते हैं। अभी आप जब आई थी तो आपने देखा होगा कि हम कंप्लेन लिख ही रहे थे। तो हम लोग क्या है कि हम लोग के पास एक दिन पहले कंप्लेन आता है, दूसरे दिन हम लोग उसको नोट आउट करते हैं, या शाम को कभी बैठ जाते हैं, उस दिन हम लोग नोट आउट करते हैं और दूसरे दिन उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। जो छोटी मोटी समस्या है, जैसे साफ सफाई हो गई, लाइट का रिपेयरिंग हो गया, या फिर कहीं पर जो छोटी मोटी जो एक दिन में हम लोग खत्म कर सकते हैं ऐसी चीजों को। लेकिन जो बड़ी समस्या है, जैसे मान लीजिए किसी का पेंशन बनाना, वो एक दिन में नहीं होगा, है ना, फॉर्म भरना है, बहुत सारी प्रोसेस है, या किसी को आवास दिलाना है तो उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो उस एप्लीकेशन पे कैसे लोगों को दीदी आपने जोड़ा? मतलब वो कैसे लोग हैं जो इस पे जुड़े हुए हैं? इसमें बहुत सारे लोग हैं। हमारे वार्ड में लगभग 36-37 महिला स्वयं सहायता समूह चलते हैं, जो मुझसे डायरेक्ट जुड़ी हुई है और वो लगभग हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे हमारे अभिभावकों की टीम चलती है, जो 4-5 खंड में अपने चलाते हैं, अलग-अलग एरिया के, वो सारे लोग हमारे ग्रुप है। इसके अलावा जो भी स्थानीय लोग हैं, जो भी थोड़े एक्टिव लोग हैं, जो अपने क्षेत्र में थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मेरा मोहल्ला थोड़ा साफ रहना चाहिए, मेरे मोहल्ले में ये होना चाहिए, ऐसे सारे लोग हमारे ग्रुप में हैं। और उनके माध्यम से मुझे समय-समय पे कंप्लेन आते रहता है और उनको हम लोग समाधान कराने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन दीदी, यहाँ पर एक छोटा-सा हमको ये भी सुनने को मिल रहा है आपके विपक्षियों से कि दीदी तभी रास्ते पर हम लोग को दिखना शुरू होती हैं जब कुछ कार्य मतलब होता है। तो ऐसा कुछ है क्या कि आप तभी दिखती हैं और वैसे देखिए, नहीं दिखती ऐसा हैं? है ना कि कहते हैं ना कि परिवार में सारे लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और पाँचों उँगलियाँ कभी बराबर नहीं हो सकती है। तो निश्चित ही आलोचक होते हैं और आलोचना करने वालों की संख्या होती ही है। लेकिन आप वार्ड में घूम जाइए, पूरे वार्ड में एकदम मैं फ्री कर रही हूँ आपको, वार्ड में सारे लोगों से घूम करके पहले मेरे बारे में जानकारी ले लीजिए कि रोशनी एक दिन नज़र आती है या रोशनी हमेशा नज़र आती है। आपको अक्सर मेरे बारे में सुनने में आया होगी कि स्कूटी वाली दीदी, क्योंकि हम बड़े गाड़ी में बहुत कम घूमते हैं और अपने स्कूटी पे सुबह, शाम, दोपहर आप घूमते हुए नज़र आते हैं। तो मैं यूँ ही नहीं घूमती, जब भी घूमती हूँ तो अपने काम वार्ड के काम से ही घूमती हूँ।
कि कहीं पर रोड टूटी हुई है तो उसको देख लेना है, या किसी से मिलने जाना है, अपने वार्ड में कोई समस्या हो गई तो लोग मुझे बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ। अगर ऐसा लोग कहते हैं कि सिर्फ काम होता है तब नजर आते हैं, तो काम तो हो ही रहा है। काम, उनका भी तो कहना है कि काम हो रहा है, तभी दीदी नजर भी आती है। तो जब काम होता है, जब बिना काम का मैं मुझे कब नजर आना चाहिए, मुझे ये बताइए। जब लोग आपको बुलाएंगे तभी आप आइएगा, है ना? या फिर जब आपको काम से कहीं पर जाना होगा आप तभी नजर आइएगा, या अनावश्यक आप ऐसे ही कहीं पर भी बैठे हुए मिलिएगा? मिलिएगा क्या? नहीं। हमारी जहां पर जरूरत रहती है वहां पर मैं नहीं हूँ, तब मेरी गलती है कि रोशनी की आवश्यकता है, उस पार्षद की आवश्यकता है और पार्षद नहीं है तो उसकी गलती है। अगर जब भी काम है और पार्षद आ रही है, उसमें क्या गलती है? आज मोहल्ला में आप चले जाइए, उस मोहल्ला के लोग आपको बता देंगे कि मैं कितनी नजर आती हूँ, नहीं आती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि स्कूटी में मैं सुबह शाम दोपहर आपको घूमते चलते यहाँ पर दिख आपके जाऊंगी। क्षेत्र में गैर आदिवासी का जो ग्रुप है उसका कैसे समर्थन रहता है आपके साथ? देखिए, गैर आदिवासी आदिवासी की बातें नहीं है। मैं अपने परिवार में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे लोग मेरे अपने हैं, और मैं ऐसे मान के चलती हूँ कि सारे मेरे परिवार के लोग हैं। परिवार में हर लोग अलग अलग तरह के भी लोग होते हैं, और मैं सारे लोगों को उतना ही प्यार सम्मान करती हूँ, और वो लोग भी मुझे उतना ही प्यार सम्मान करते हैं। शायद यही कारण था कि अंतिम 2018 में मुझे लोगों ने निर्विरोध पार्षद बनाया, उनका प्यार ही था कि उन्होंने मुझे आसानी से सहजता के साथ मुझे एक्सेप्ट किया। जब पहली बार चुनाव में लड़ी थी तो ये जनरल सीट था, लेकिन जनरल सीट पर भी एक आदिवासी बेटी को उन्होंने स्वीकारा। तो ये उनका बड़प्पन है और मेरे वार्ड वासियों का प्यार है कि पहली बार भी बहुत प्यार से मुझे स्वीकारा, दूसरी बार निर्विरोध बना करके स्वीकारा। तो ये मेरे लिए भी गर्व का क्षण होता है। वो बता दिए इनको। वार्ड वासियों से मैं इतना ही आग्रह करना चाहती हूँ कि आज एक बार फिर आपकी बेटी आप लोगों के पास आई है, हमेशा आपके बीच में ही रहती है, लेकिन हमारे वार्ड के सारे जितने भी हमारे अभिभावक गण हैं, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य गण हैं, उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने आज तक मुझे बेटी, बहू और एक बहन के रूप में स्वीकारा है। आने वाले दिनों में भी आप जब बोलिएगा, जैसे बोलिएगा, मैं वैसे ही खड़ी हूँ, खड़ी रहूंगी और रहती आई हूँ। और एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में पोस्ट आते जाते रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दीदी को हमने सुना, वार्ड 19 का इस बार लग रहा है कि सितारा चमकेगा बाकी वार्ड से। बने रहिए नेक्स्ट सिटी न्यूज के साथ। मैं संगीता कुजूर मेरे सहयोगी सद्दाम के साथ। धन्यवाद।